Good evening, students. I hope you all are doing very well. I am here Naman Pandey from Geeks for Geeks, and here I am going to take your chemistry classes for class 10th. So देखो हम क्या डिस्कस कर रहे थे इन द प्रीवियस क्लासेस वी आर डिस्कसिंग द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस क्लास 10th केमिस्ट्री दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें अभी हम जो इसका सेकंड पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। हम ग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, इन विच वी हैव कवर्ड टू टॉपिक्स दैट इज ग्रेडेशन इन द वैलेंसी एंड द एटॉमिक साइज इन आवर लास्ट क्लासेस। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए, इस चैनल के लिंक में जाके वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे क्लास 10th केमिस्ट्री प्लेलिस्ट नाम से होगी। वहां पे वी हैव कवर्ड ऑल द क्लासेस इन डिफरेंट वीडियोस, so you can check those videos and you can also take the benefit from these videos. Okay, so before starting to our today's session, I would request you please share the link with your friends. ज्यादा से ज्यादा लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए so that they can also join us and they can also take the benefit. ठीक है, so let us start today's class. So basically today we are going to look into the gradation in the third property, that is ionization energy. किसमें देखेंगे हम? ग्रेडेशन चेक करेंगे, बेसिकली हम वेरिएशन चेक करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी में। बट बिफोर दैट आई विल से कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। हमको पहले पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी आपका होता क्या है। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी देखो क्या होता है, पहले मैं आपको समझाता हूं, एक सिंपल शब्दों में समझते हैं। अगर एक एटम है, एक एटम है, तो एटम के अंदर क्या क्या होता है? उसका एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट में क्या होते हैं? न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट में होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिव चार्ज विद इन द एटम। तो दिस इज व्हाट व्हिच एटम कंसिस्ट ऑफ। तो एटम के अंदर ये सब होता है। अब देखो, सिंस इट हैज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज, दैट मींस देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है ये आपका होल्ड करा गया है, किससे? इस पॉजिटिव चार्ज से ये होल्ड करा गया। नाउ अगर मैं, अब देखो बात को समझना क्या है, बात क्या है कि अगर मुझे ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, I want to remove this electron. What I want to do? I want to remove this electron. तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो मुझे कुछ एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन पहले से बाइंडेड है, पहले से ये आपका बाइंडेड है किसके साथ? इस न्यूक्लियस के साथ। यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसको मैं यहाँ पे न्यूक्लियस कह रहा हूं, इस न्यूक्लियस के साथ ये नेगेटिव चार्ज आपका पहले से बाइंडेड है। तो अब क्या होगा, इस चार्ज को अगर मुझे अलग करना है इस एटम से, तो आई वॉन्ट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, and that energy is nothing, it is known as a ionization energy. बात समझ में आई? तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने में जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। एंड नाउ व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी? बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू, बेसिकली दिस न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपका जो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन फोर्स को बेसिकली खत्म करने के लिए हमें एक क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी जो इसका अपोज करे। ठीक है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज द आयोनाइजेशन। दैट मींस द इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, गुड इवनिंग अक्षिता जी। ओके, चलो तो बात करते हैं व्हाट इज आयोनाइजेशन। तो अगर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्रॉपर डेफिनेशन इज the minimum energy needed to remove the outermost electron. The very important thing is outermost electron. हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? क्योंकि देखो एक एटम के अंदर we have number of electrons but we want to remove only the outermost electron. That is very important. Now the minimum energy, क्योंकि देखो अगर मैं आपसे बात करूं, let us take the example of this itself. तो क्या है देखो, for example अगर मैं कहता हूं इनके बीच में जो force of attraction है वो कुछ x अमाउंट ऑफ फोर्स से इनके बीच में आपका, बेसिकली आई कैन से दैट कि इनके बीच में जो एनर्जी है, जो इनके बीच में एनर्जी है जिससे ये आपका होल्डेड है, लेट्स से दैट इज 2 जूल। ठीक है, कितना एनर्जी कह रहा हूं? 2 जूल ऑफ एनर्जी से क्या है? आपस में कंबाइंड है। एंड नाउ आई वांट टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। तो आई वांट कितना? मुझे मिनिमम 2 जूल चाहिए, नहीं चाहिए? इसको निकालने के लिए मुझे 2 जूल चाहिए, नहीं चाहिए? क्योंकि ये 2 जूल से यहाँ पे क्या है? बाउंडेड है, तो मुझे 2 जूल ही इसको निकालने के लिए चाहिए। तो अब देखो 2 जूल से तो ये निकल जाएगा, बट साथ ही साथ क्या है? 3 जूल से भी निकलेगा, 4 से भी निकलेगा, यानी कि अगर मैं 2 से ज्यादा एनर्जी लगाऊंगा तभी भी तो निकल ही जाएगा।
तो वो जो ज्यादा एनर्जी में उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा एनर्जी से तो निकल ही जाएगा, दैट इज ओके, बट आई वांट टू कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी, यानी कम से कम कितनी एनर्जी मैं प्रोवाइड करूं सो दैट वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाए उस एटम से। ठीक है, तो बेसिकली वी कैन से दैट द मिनिमम एनर्जी, सो द वेरी इंपॉर्टेंट इज मिनिमम एनर्जी needed to remove the outermost electron from a neutral atom in the gaseous state is known as ionization energy। यानी कि किसी भी एटम की गैसेस फॉर्म से उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी आपको एनर्जी है दैट इज नोन एज आउटर आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, पहली बात तो आप यहां पे मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं, दूसरी बात आप यहां पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे हैं, और किस एटम में बात कर रहे हैं, एक न्यूट्रल एटम में बात कर रहे हैं। फिलहाल आपका जो 10th क्लास है, 10th क्लास में आप न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। तो ये जो आयोनाइजेशन है, मैं इसको अगर और प्रिसाइजली बात करूं तो दैट इज नोन एज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन, देखो देखो ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में क्या आ रहा है वर्ड, आयन। दैट मींस आपके पास एक न्यूट्रल एटम होगा। ठीक है, मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहां पे हमने लिखा हमको ये न्यूट्रल एटम से बनाना है, तो आपके पास एक न्यूट्रल एटम होगा। इस न्यूट्रल एटम को आप क्या बनाने वाले हैं, आयन बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, आयन बनाने वाले हैं, जस्ट बाय रिमूविंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्या कर रहे हैं आप, न्यूट्रल एटम को आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मींस दैट्स व्हाई द नेम इज आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि एक न्यूट्रल एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी आपको चाहिए, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और मोर प्रिसाइसली कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन। फर्स्ट मतलब कि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड को निकालने के लिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। लाइकवाइज ये ऐसा चलता रहेगा, बट इन द 10th क्लास वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इन योर 11th क्लास यू आर गोइंग टू फर्दर लर्न अबाउट द सेकंड आयोनाइजेशन, थर्ड आयोनाइजेशन एंड सो ऑन। ठीक है, okay, so we have a neutral, देखो for example as I can say we have a neutral atom which is A। इसमें मैंने कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो IE मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, और वन क्या बता रहा है, वन बता रहा है फर्स्ट। तो दिस इज द सबस्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज IE2। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है ये क्या बता रहा है आपको, कौन सी आपकी आयोनाइजेशन है, यानी कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये बता रहा है। ठीक है, तो क्या करा, देखो एक न्यूट्रल एटम था जिसमें आपने कुछ एनर्जी यहां पे लगाई। ठीक है, इसमें आपने कुछ एनर्जी प्रोवाइड कराई, और उसने क्या करा, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करा, और क्या बन गया, A+ आयन बन गया। यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां से निकल गया और आपका यूनी पॉजिटिव आयन बन गया A का। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उससे हमेशा आपको यूनी पॉजिटिव आयन मिलेगा। यूनी मतलब क्या है, आपका उसमें सिर्फ सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली ऐसा भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि एक न्यूट्रल एटम है जिसका आपने क्या बनाया, एक आपने यहाँ पे उसका आयन बनाया, दैट इज A+, जिसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था उसका आयन बना। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, जो डेल्टा H है, दैट इज नथिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी। दिस इज द सिंबल फॉर द एनर्जी विच यू विल अंडरस्टैंड इन योर फर्दर क्लास। तो एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H से, इसको हम इंथैल्पी भी बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी और इंथैल्पी यू कैन से व्हाटएवर। तो यहाँ पे इंथैल्पी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी इंथैल्पी कितनी बता रहा है आपको, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है। पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या है, वी आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी, बिकॉज हमको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब देखो क्या है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक मेरे पास एक न्यूट्रल एटम था, नाउ आई वांट टू रिमूव फर्दर वन मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस आयन। तो यानी कि जब यूनी पॉजिटिव आयन से मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना, तो क्या बन जाएगा, अभी आपका दोबारा एक और पॉजिटिव, यानी कि दो पॉजिटिव हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां पे निकल जाएगा। तो नाउ यहां पे जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी जो यहां पे इन्वॉल्व होगी, दैट इज IE2, दैट मींस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। पर हमको सेकंड के ऊपर अभी ज्यादा फोकस नहीं करना है, वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, so I hope you are now clear with what is ionization energy. This is the minimum energy needed to remove the outermost electron from a neutral atom in the gaseous state. ठीक है, तो किसी भी न्यूट्रल एटम के गैसेस स्टेट में से उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, एटम, व्हाटएवर। ठीक है, ओके, so this much is clear, I hope. So now we are going to look into the what are the factors which are going to affect the ionization energy. एक एटम में कौन कौन से फैक्टर्स हैं which are going to affect the ionization energy of that particular atom। क्योंकि देखो डिफरेंट एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की क्या है, स्ट्रेंथ आपकी अलग होती है। देखो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, एक सिंपल सा आपको यहाँ पे नॉर्मल सा रिलेशन बता सकता हूं, दैट इज
कि आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, जो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसमें देखो एक बात है, वो क्या बात है, देखो आपका जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, उतनी ज्यादा आपको आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, कि आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इसकी हेल्प से रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर मैं एक यहाँ पे प्रोटॉन लेता हूं और उसके चारों ओर से आपका इलेक्ट्रॉन है, तो अगर जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होने वाली है। बिकॉज जैसे जैसे इसमें आपका इनका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको और ज्यादा एनर्जी चाहिए इन ऑर्डर टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। और जितना टाइटली बॉन्डेड होगा, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उस पर्टिकुलर एटम में टाइटली बॉन्डेड होंगे, उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। जितना लूजली बॉन्डेड होंगे, उतना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक है, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आपको उसका जो पहले के जो उसका अट्रैक्शन फोर्स है, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। तो उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, so the first factor on which the depending is the ionization energy is depending is size of the atom. Now how size of the atom is one of the factor. Now let us understand. देखो, अगर आपका साइज बड़ा है, ठीक है, अगर आपका साइज बड़ा है, फॉर एग्जांपल एक आपका ऐसा यहां पे बनाता हूं, एक प्रोटॉन और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां पे आपका इतना सा, जो आपका आउटर मोस्ट में, क्योंकि मैं सिर्फ आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, और दूसरा जो एटम है उसमें क्या है, आपका प्रोटॉन यहां पे, और उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इतना ज्यादा दूर है। क्या है, जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो दूर है। तो ये जो आपका सेकंड वाला केस है, सेकंड वाले केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर है और फर्स्ट वाले में पास है। दैट मींस अगर साइज की बात करी जाए, अगर साइज की बात करी जाए, तो साइज ऑफ द सेकंड एटम इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन। ठीक है, तो सेकंड वन का साइज क्या है, ग्रेटर देन द फर्स्ट वन। अब इससे होगा क्या, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ रहा है, सो व्हाट आई कैन से अबाउट द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कैन वी टेल समथिंग अबाउट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज के बीच का अट्रैक्शन। देखो, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन तो वो एक ही है और आपका पॉजिटिव चार्ज भी वही है, सेम। तो क्या हो रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस आपकी बढ़ रही है। अगर मैं अदर फैक्टर्स को यहाँ पे कांस्टेंट मान के चलूं और मैं सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इनको सेम पीरियड के एलिमेंट मान के चलूं, तो अगर आप देख सकते हैं यहां पे आपकी डिस्टेंस कम है, यहां पे आपकी डिस्टेंस ज्यादा है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका किस वाले केस में ज्यादा होगा, आपका फर्स्ट वाले केस में ज्यादा होगा। तो फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर। क्यों है, बिकॉज यहां पे लेसर डिस्टेंस है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वहां पे आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर, क्योंकि वो आपका टाइटली बॉन्डेड है। जबकि इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मींस इन दिस केस वी वांट लेस एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। यानी कि इन द सेकंड केस वी वांट लेस एनर्जी टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। दैट मींस अगर हमको एनर्जी कम चाहिए रिमूव करने के लिए, यानी कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वी कैन से दैट एज द साइज इंक्रीजेस आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, तो यहां से हमको एक रिलेशन क्या समझ में आया, यहां से हमको एक रिलेशन क्या समझ में आया, आई कैन से दैट कि एज द साइज इंक्रीजेस, as the size increases, this implies that ionization energy decreases. ठीक है, तो जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा, आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमको बात समझ में आई, क्योंकि क्या हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्रीजेस। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अगर डिस्टेंस आपकी बढ़ेगी तो आपका साइज बढ़ेगा, क्योंकि साइज का मतलब वही तो था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एटॉमिक साइज क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो आपका डिस्टेंस है वही बताएगा आपका साइज। ठीक है, तो साइज बढ़ेगा तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। ठीक है, सेकंड इज मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज को कैसे समझेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड। अगर आपका लेट अस सपोज आपका सेल नंबर सेम है, इस केस में मैं एक मान के चलता हूं, मान के चलो सेम पीरियड के एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल आपका सेल नंबर सेम है, तो पहले वाले का पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से यहां पे सिर्फ दो, आपका एक ही नंबर ऑफ सेल है,
ठीक है, एक ही नंबर ऑफ सेल है, तो यहां पे भी आपका सेम पॉजिटिव, आपका नंबर ऑफ सेल क्या है, सेम है। तो आपके दोनों के पास नंबर ऑफ सेल्स कितने, 1 1 है। नाउ लेट अस सपोज इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन, बट द डिफरेंस बिटवीन देम इज, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है लेट अस से आपके पास +2 है, और इस वाले का जो पॉजिटिव चार्ज है लेट अस से आपके पास +4 है। So we can say that in the second case we have greater magnitude of nuclear charge. Magnitude of nuclear charge is greater in the second case. अगर सेकंड केस में आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटर है, अगर यानी देखो सिंस पहले केस में तो आपकी डिस्टेंस अलग अलग हो रही थी और चार्जेस आपके सेम थे, यहां पे क्या है, आपकी चार्जेस डिफरेंट हो रहे हैं और डिस्टेंस आपकी सेम है, क्योंकि आप देखते हैं इसमें भी आपकी वही डिस्टेंस है और इसमें भी आपकी वही डिस्टेंस है, और चार्जेस क्या है, अलग हो रहे हैं। तो जिसमें ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा, यानी कि इन दिस केस इलेक्ट्रॉन विल गेट अ हायर अट्रैक्शन। और अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो आपका इनका बीच का जो यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे हायर एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, यानी कि मुझे हायर एनर्जी की यहां पे जरूरत पड़ेगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इन द सेकंड केस, बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका ज्यादा टाइटली बाउंडेड है। मैंने पहले ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज, अपना ज्यादा हाईली बाउंडेड होगा, ज्यादा अच्छे से बाउंडेड होगा न्यूक्लियस के साथ, उसमें आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अगर आपको इस वाले तो जिसका आपका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, यानी कि आपका जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ओके, आई कैन से द मैग्नीट्यूड as the magnitude of the nucleus is higher। ठीक है, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसी में क्या है, आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, that means as the magnitude of the nuclear charge increases, ionization energy increases because the force of attraction between the electron and the proton is increases। ठीक है, now coming to the third factor which is also a depending factor of ionization energy, that is a screening effect। Now let us understand what is screening effect। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं what is screening effect। तो एक नया वर्ड है आपके लिए, तो यहाँ पे पहले इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है। ओके, लेट मी इरेज दिस पार्ट फर्स्ट। ओके, चलो, तो अब स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं। तो देखो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा एटम जिसके अंदर मल्टी सेल है, मल्टी सेल मतलब सिर्फ एक सिंगल सेल नहीं है, नंबर ऑफ सेल्स है। फॉर एग्जांपल अगर एक एटम लेता हूं जिसके अंदर आपके पास लेट अस सपोज 3 सेल्स है, 1 2 एंड 3। अब जो आपका इसमें, अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू करूं, और लेट अस से ये हम यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा एक एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आपका लेता हूं सोडियम का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। दैट मींस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11। तो 11 को अगर आप फिल करेंगे तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, देन यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड सेल। ठीक है, तो 4 5 6 7 8 एंड इन द लास्ट वन वी हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपकी आयोनाइजेशन डिपेंडिंग फैक्टर कौन सा होता है, आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू डिफाइन द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मेरे को बताइए, यहां पे जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 चीजें यहां पे एक्सपीरियंस होगी। द फर्स्ट थिंग, इसको एक अट्रैक्शन फील हो रहा होगा, अट्रैक्शन बाय पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इसको एक अट्रैक्शन फील होगा, और साथ ही साथ इसको एक रिपल्सन भी यहां पे फील हो रहा है। ठीक है, यहां पे इसको एक रिपल्सन भी फील हो रहा है, व्हिच इज बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल। क्योंकि आपके पास जो इनर सेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो यहां पे रिपल्सन भी तो देंगे, बिकॉज आपके सेम चार्जेस क्या करते हैं, सेम चार्जेस रिपल, आपका जो सेम चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपल करता है। तो यहां पे देखो अंदर भी तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, नहीं होगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपका अट्रैक्शन भी होगा। तो बेसिकली यहां पे जब आप मल्टी सेल वाले एटम की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपका अट्रैक्टिव फोर्स भी आपका होता है, और रिपल्सिंग आपका जो रिपल्सिव फोर्स है वो भी आपके होते हैं। बट अगर डोमिनेंस की बात करूं तो डोमिनेंस इज अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स की यहां पे डोमिनेंस होती है। बट
इस रिपल्सन की वजह से यहाँ पे नुकसान क्या हुआ, यहाँ पे रिपल्सन के नुकसान क्या हुआ, आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था जितना उसको अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए था उतना वो नहीं कर पाता। क्या है, जितना उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए था वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिपल्सन विद द दिस इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स आपका कम हुआ है, जिसको मैं कहता हूं जेड इफेक्टिव, मैंने कल भी बताया था एक आपका जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पे जो लग रहा है उस आउटर मोस्ट सेल में दैट इज डिक्रीजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन द इनर सेल। दैट मींस स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, जितने ज्यादा आपके इनर सेल होंगे उतना ज्यादा आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। यानी कि ऐसा समझ लीजिए एक स्क्रीन टाइप की लग जा रही है, यहाँ पे प्रोटॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये नंबर ऑफ स्क्रीन्स लग गई हैं जो इनके बीच में बैरियर का काम कर रही है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, जैसे जैसे आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट सेल में इस प्रोटॉन का अट्रैक्शन क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। और अगर प्रोटॉन का अट्रैक्शन कम होते रहेगा तो इसको निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बिकॉज अगर आउटर मोस्ट सेल आपका लूजली बॉन्डेड है तो उसको निकालना इजी हो जाएगा। तो अगर उसको निकालना इजी हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए आपको, कम एनर्जी चाहिए। उसको निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए, नहीं चाहिए। दैट मींस एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। क्या कह सकता हूं, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, मैं यहां से कह सकता हूं कि एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को मैं कह देता हूं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, कि जो आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बात को समझना क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जैसे से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आपका आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा, जो फोर्स जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करा जा रहा है वो आपका कम होता जाएगा, और जितना कम होता जाएगा उसको उतना निकालना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स द रीजन व्हाई इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेस द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीन यहाँ पे आपके डिपेंडिंग फैक्टर को डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट वन दैट इज आवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द डिपेंडिंग फैक्टर। ठीक है, चलो तो इसके ऊपर बात करते हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक डिपेंडिंग फैक्टर क्यों होता है। ठीक है, तो ये बात आई होप समझ में आ गई। पहली बात क्या है, साइज ऑफ एटम। अगर साइज ऑफ एटम आपका बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर आपका बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन आपकी घटेगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको पता होना चाहिए पहले क्या होता है, कि जो आपके इनर सेल्स हैं उनके द्वारा जो आपको रिपल्सन फील होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको जो नेट अट्रैक्टिव चार्ज है बाय द न्यूक्लियस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा होगी उतना आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा, और जितना वो लूजली बॉन्डेड होगा उतना इजी उसको निकालना होगा, तो हमको कम एनर्जी में ही वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। द लास्ट इज अवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिपेंडिंग फैक्टर क्यों है, बिकॉज देखो जिस भी एटम का आपका स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगा, ठीक है, जिसका भी आपका स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगा तो उसमें क्या होगा, स्टेबल कॉन्फिगरेशन मतलब होने का मतलब क्या है कि आप उसमें से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएंगे। इलेक्ट्रॉन वही देना पसंद करता है जिसके पास स्टेबल कॉन्फिगरेशन नहीं है, क्योंकि जो भैया जो पहले से स्टेबल है वो अपना इलेक्ट्रॉन देख के अनस्टेबिलिटी की ओर को क्यों जाना चाहेगा। हर कोई स्टेबल होना चाहता है, कोई भी अनस्टेबल नहीं होना चाहता। तो अगर पहले से कोई स्टेबल है तो उससे अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको बहुत टफ पड़ेगा, रादर देन एक ऐसे एटम से मुझे निकालना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे आप सोडियम का एग्जाम्पल लीजिए। सोडियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8 और 1। ठीक है, और अगर मैं इसी में आपके यहाँ पे आपके आर्गन की बात करता हूं, आर्गन इज अ नोबल गैस। ठीक है, आर्गन क्या होता है, एक नोबल गैस है, एज वी ऑल नो दैट। तो नोबल गैस क्या होती है, आपके सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, हमको जितना पता है। ठीक है, तो आपका आर्गन का क्या होता है 2,8,8। नाउ आई वॉन्ट टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द बोथ केस। यानी कि इस वाले केस में क्या करना चाहता हूं, मैं इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूं, और इस केस में भी मैं आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिमूव, यानी आउटर मोस्ट मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहता हूं। तो मेरे को ये चेक करना है किस वाले केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। अगर फर्स्ट वाले केस में बात करूं तो सोडियम वाले केस में अगर देखें, अगर मैंने इस वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो सोडियम को एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यानी कि सोडियम क्या चाहेगा, सोडियम इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लीव करना चाहेगा, बिकॉज इसको लीव करने के बाद क्या हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है। उसका फायदा क्या है, उसको स्टेबल कॉन्फिगरेशन मिल रहा है।
तो हमेशा हम फायदे की डील करेंगे। अगर फायदा हो रहा है तो हम उसके लिए जाएंगे, नहीं हो रहा है तो हम नहीं जाएंगे। अगर आर्गन के केस में बात करिए, देखो आर्गन के पास पहले से ही स्टेबल कॉन्फिगरेशन था। अगर इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8,7। 2,8,7 विच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। तो आपका आर्गन एक स्टेबल से अनस्टेबल की ओर को जा रहा है। तो यानी कि यहां पे हमको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, जबकि सोडियम के केस में क्या पड़ेगी, कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। तो वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जैसे जैसे आपका स्टेबल होगा वैसे वैसे आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से कि एज, तो यहां पे थोड़ा सा पार्ट आपका रिमूव कर देता हूं, तो वी कैन से दैट कि आपका जैसे से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्टेबल कॉन्फिगरेशन अगर आपका इंक्रीज होगा सो वी कैन से दैट आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है कितना ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन है उतना आपको टफ पड़ेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और जितना आपका नहीं है उतना स्टेबल उसको कम जरूरत पड़ेगी, वहां पे कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली देयर आर 4 फैक्टर्स व्हिच आर बेसिकली डिपेंडिंग द आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी। तो यहां पे बात करते हैं, पहली क्या आती है, साइज। तो साइज अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। न्यूक्लियर चार्ज अगर आपका बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। एंड स्टेबल कॉन्फिगरेशन अगर आपका बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसा टाइप का आपका वेरिएशन आपको यहाँ पे मिलने के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग, नॉट आपको सिर्फ रटना नहीं है, इनको आपको समझना है कि क्यों बढ़ेगा क्यों घटेगा। ठीक है, तो जस्ट एक चीज आपको यहाँ पे कंसिडर करनी है कि कहां से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा मेहनत लग रही है। ठीक है, आपको बस क्या चेक करना है, मुझे किस केस में इलेक्ट्रॉन निकालने, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में मेहनत लग रही है। जहां से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है वहां पे आपका ज्यादा हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, और जहां पे कम पड़ रही है वहां पे आपका कम हो जाएगा। ठीक है, now let us look into the variations which we can see in the period and the group। ठीक है, तो अब सिंपल सा हम क्योंकि अगर हमने सारे फैक्टर समझ लिए हैं, now this is very easy to understand the variation। ठीक है, तो अगर सबसे पहले मैं वेरिएशन की बात करूं along the period, तो पीरियड के along देखो क्या होता है, पीरियड के along हम जाते हैं तो पहले सबसे पहली बात क्या होती है, आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। द फर्स्ट थिंग दैट इज न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, और एज द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है विद इन द सेम पीरियड, क्योंकि हम सेम पीरियड में हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट साइड जा रहे हैं। एंड वी हैव स्टडीड अभी लास्ट सेक्शन में कि अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज होती है विद इन द सेम पीरियड। सेकंड क्या है, एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अकरिंग इन द सेम सेल, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो सेम सेल, क्योंकि पीरियड नंबर सेम है तो आपका सेल भी सेम होगा, तो नेक्स्ट सेल में आपका इलेक्ट्रॉन सेम सेल में आएगा, यानी कि डिस्टेंस आपकी सेम रहने वाली है। ठीक है, तो ये बात होगी। एंड द थर्ड इज द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई एटॉमिक साइज डिक्रीज। देखो आपको पता है, हमने लास्ट अपनी क्लास में पढ़ा था एटॉमिक साइज की वेरिएशन में, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, और जैसे जैसे एटॉमिक साइज आपका अगर डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है। और इन दिस केस आल्सो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम सेल में ऐड हो रहा है। तो वी कैन से, देखो अगर तीनों केस की बात करूं, जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। क्यों? द रीजंस आर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, atomic size decreases and addition of electrons is occurring in the same cell। ठीक है, these are the reasons why आपकी ionization energy increases when you are moving in a period from left to right side। ठीक है, तो फाइनली वी कैन से दैट कि जब हम पीरियड में यहां पे मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है जब आप मूव करते हैं पीरियड में। आप यहां पे ये टेबल देख सकते हो, इस टेबल में आपको दिख रहा होगा एज वी आर मूविंग फ्रॉम लिथियम टू नियॉन। ठीक है, लिथियम टू नियॉन जा रहे हैं, दैट मींस लिथियम क्या है, लिथियम आपका पीरियड नंबर 2 का फर्स्ट एलिमेंट है, नियॉन आपका लास्ट एलिमेंट है। तो यू कैन सी द डाटा, यू कैन सी द एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर नियॉन वी नीड ओनली 500 किलो जूल, we need only 500 kilojoule amount of energy in order to remove the outermost electron, but in case of neon we need 2080 kilojoule। समझ रहे हो कि 2080 किलोजूल ऑफ एनर्जी हमको चाहिए नियॉन से निकालना। तो कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, एज यू आर मूविंग अलोंग द पीरियड द एनर्जी, द आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आपने रीजन के साथ भी समझ लिया एंड एज वेल एज हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा से भी इस बात को प्रूव कर दिया। सो अलोंग द पीरियड कैसा वेरिएशन आएगा, आप जैसे जैसे एटॉमिक नंबर को बढ़ाएंगे अक्रॉस अ पीरियड तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, चलो
तो अलोंग द ग्रुप की बात करते हैं। तो अलोंग ग्रुप में क्या होता है, अलोंग ग्रुप में क्या होता है, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, देयर इज अ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। हमने अपने जो लास्ट सेशन था उसमें देखा था, एज वी गो डाउन द ग्रुप द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज होता है, नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि आपका एक नया सेल आपका ऐड होता है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, अब एक नेक्स्ट पीरियड में यहाँ पे जाते हैं, और नेक्स्ट पीरियड में जाते हैं क्या होता है, आपका एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपकी, ionization energy basically decreases as the atomic size increases. And the another thing is increase in the shielding effect, क्योंकि देखो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो पहले एटम में तो एक ही सेल होगा, फिर दूसरे वाले में 2 सेल होंगे, क्योंकि भैया वो आप नीचे जा रहे हो तो उसका पीरियड, फिर तीसरे वाले में 3 सेल होंगे, होंगे नहीं होंगे, फिर चौथे वाले में 4 सेल होंगे। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे आपका पीरियड नंबर चेंज होता है, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3। तो जैसे जैसे आपका पीरियड नंबर चेंज होगा आपके नंबर ऑफ सेल्स चेंज होंगे, और जैसे जैसे नंबर सेल्स चेंज होंगे तो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर ऑफ सेल होंगे उतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट आपके पास होने वाला है, ठीक है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट जब बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारी, कम होती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था फैक्टर डिफाइनिंग, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था वहां पे हमने पढ़ा था, एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। So we can say that as we will go down the group, the ionization energy decreases. As we go down the group, the ionization energy decreases regularly with increase in the atomic number. तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा एज वी हैव सीन फॉर द ग्रुप नंबर 1, तो ये हम ग्रुप नंबर 1 की बात करें, दैट इज अल्कली मेटल, तो वी कैन सी, देखो लिथियम से हम फ्रेंसियम की ओर को जा रहे हैं, एंड यू कैन सी द एक्सपेरिमेंटल डाटा। लिथियम के लिए कितना है, 520.2 किलो जूल पर मोल, और जबकि मैं इसी डाटा को अगर मैं फ्रेंसियम के लिए बात करूं तो फ्रेंसियम के लिए कितना है, 380 किलो जूल पर मोल। नाउ यू कैन सी द डिक्रीज, यू कैन सी द डिक्रीज इन द डाटा, दैट मींस आपकी जो एनर्जी हो रही है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रही है, एनर्जी आपकी कम होते जा रही है। क्यों हो रही है, बिकॉज इसका रीजन क्या है, पहला रीजन तो यही है आपका इंक्रीज इन एटॉमिक साइज है, और दूसरा रीजन क्या है, आपका शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एंड द सेकंड रीजन इज इंक्रीज इन शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। So finally we have seen the gradation in the ionization energy, and what is ionization energy, ठीक है। तो एनर्जी हमने समझा पहले आपकी क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर हमने समझा कि क्या क्या फैक्टर हैं जो आपके डिफाइन जो डिपेंड करते हैं, बेसिकली जो आयोनाइजेशन एनर्जी जिन पर डिपेंड करती है, और फिर हमने देखा कि हाउ द आयोनाइजेशन एनर्जी इज चेंजिंग व्हेन वी आर मूविंग अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। पीरियड में हमेशा हम कहां से कहां जाएंगे, याद रखना पीरियड में हम हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और पीरियड और ग्रुप में हम हमेशा टॉप टू बॉटम जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, हम पीरियड में हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे और ग्रुप में हमेशा टॉप टू बॉटम जाएंगे, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल फॉर आवर टुडेज क्लास। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स लेटर, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं कल को सेम टाइमिंग पे, डेली 8 PM लाइव क्लास बच्चों। तब तक के लिए अगेन इसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, सो दैट हम अपनी नेक्स्ट क्लास को अच्छे से यहाँ पे एग्जीक्यूट करा पाए। और अगर सेशन पसंद आया हो सो प्लीज लाइक द सेशन, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एंड फिर से मिलते हैं फिर कल को 8 PM पे लाइव क्लास। तब तक के लिए अगेन स्टूडेंट्स गुड बाय, टाटा, थैंक यू गाइज।